नेक्स्ट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, है ना, अस्थाई कार्यपालिका नौकरशाही, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सो जो सरकार का जो कार्यकारी अंग है, ये इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनके साथ उनके जो अन्य मंत्रीगण हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर आते हैं, और एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी संस्था आती है कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही कही जाती है, एक बहुत बड़ी संस्था है ना, विशाल मशीनरी, विशाल संगठन के रूप में, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या फिर पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है, ये सब पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है। सो एग्जीक्यूटिव अगर कहेंगे देश के एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सभी आते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे इस चैप्टर का थंबनेल देखेंगे तो वहाँ मैंने एक एम्बेसडर कार के ऊपर रेड लाइट लगाया, जो ऑफकोर्स अब रेड लाइट सिस्टम हट गया, बट एक पूरे एग्जीक्यूटिव को दर्शाता है, पूरे सिस्टम को दर्शाता है, एक ब्यूरोक्रेसी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी ये दर्शाता है। टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड मिलिट्री सर्विस, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस। तो ये जो संस्था है ना, टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड मिलिट्री सर्विस। सो बेसिकली सरकार इस ढांचे और सैन्य सेवाओं जो मिलिट्री सर्विस है के अंतर्गत अंतर करने के लिए इसे सिविल सर्विस कहा जाता है, नागरिक सर्विस, है ना। So trained and skilled officers who work as permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies. So, जो सरकार के स्थायी कर्मचारी होते हैं वो बेसिकली ट्रेंड एंड स्किल्ड, है ना, उनको बेसिकली प्रवीण होते हैं अपने कार्य में, ट्रेंड होते हैं, उनके अपने कार्यों में उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा गई रहती है, तो प्रशिक्षित होते हैं, और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं, प्रवीण अधिकारी। तो वर्क ये परमानेंट एम्प्लॉयज, स्थायी एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं सरकार को, और इनका टास्क क्या होता है, टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर, मंत्री को असिस्ट करते हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्मुलेटिंग, जो पॉलिसीज़ है उसको बनाने में, फॉर्मुलेशन करने में, जो नीतियाँ हैं उनको बनाने में, उनको फॉर्मुलेट करने में, और साथ ही साथ उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको क्रियान्वयन करने में भी सरकार को बेसिकली मंत्री की मदद करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर कंट्रोल एंड अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो लोकतंत्र में क्या है कि जो चुने हुए प्रतिनिधित्व है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जो मंत्री हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधित्व एंड मंत्री हैं, वो सरकार के इंचार्ज होते हैं, वो सरकार के उनके चार्ज उनके कंट्रोल में होती है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा प्रशासन उनके कंट्रोल में होता है, पूरे प्रशासन का कंट्रोल और देख रेख उनके हाथों में होता है। सो बेसिकली क्या है लोकतंत्र में, क्या है कि जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, एंड चुने हुए प्रतिनिधित्व के ऊपर मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुमत दे के, उनमें जो बहुमत है, जो उनके उस पार्टी जिस संगठन को बहुमत है, उसने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बहुमत प्राप्त है, एंड वो सरकार का चार्ज लेते हैं, और वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख और कंट्रोल करते हैं। सो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें लेजिस्लेचर भी कंट्रोल करता है, वो लोकतंत्र में वहाँ तक है, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर भी कंट्रोल करता है प्रशासन को। कैसे? द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पॉलिसी, वो ऐसी कोई पॉलिसी को नहीं लागू कर सकते हैं, दे कैन नॉट एक्ट, ऐसा नहीं कर सकते जो हमारे संविधान, जो हमारे लेजिस्लेचर है, जो हमारे विधायिका है, उसकी जो पॉलिसीज है, उसने जो पॉलिसीज बनाया उसके उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सो दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज ऑफ द लेजिस्लेचर। उसको लेजिस्लेचर की जो पॉलिसीज है उसके अनुसार ही कार्य करना है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मंत्री हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो प्रशासन के ऊपर उसका राजनीतिक कंट्रोल रखें। सो मंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि प्रशासन के ऊपर उनका राजनीतिक कंट्रोल रखें। सो इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इंडिया में काफ़ी हद तक जो बहुत अच्छा ही प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज़ मेड पॉलिटिकल अकाउंटेबली, और एट द सेम टाइम ये राजनीतिक रूप से उत्तरदायित्व भी है। इसमें इसीलिए अगर इंडिया में देखते हैं कि अगर आप कुछ जो
ऑफिसर अगर कुछ कार्य कर रहे हैं जिम्मे तो उसका जिम्मेदारी मंत्रियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल कंट्रोल रखना है उन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उन एग्जीक्यूटिव के ऊपर। सो द ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाह है इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। उसको जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह है हमारे देश में, उसको राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, है ना। इट इज़ ऐसा वो अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अलाइंड नहीं है, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है। दिस मीन्स दैट ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजिशन ऑन पॉलिसी मैटर। तो जो ब्यूरोक्रेसी है ना, नौकर वो किसी भी राजनीतिक नौकरशाही जो है वो किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी का समर्थन या विरोध नहीं करेगी। ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल will not take any political position on policy matter. In a democracy, it is always possible that a party is defeated in elections and the new government wants to opt for new policies in the place of policies of the previous government. तो ऐसा होता है लोकतंत्र में कि जब पार्टी चुनाव होते हैं और पार्टी जो सत्ता में पार्टी वो हार जाती है और एक नई सरकार बन के आती है, तो चाहती है कि वो अपने नए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। In such a situation, it is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and efficiently participating in drafting the policy and its implementation. तो ऐसे सिचुएशन में जब एक सरकार बदल गई, नई पार्टी की सरकार आ गई, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका ये ऐसा उस जिम्मेदारी बनता है कि वो फेथफुली एंड एफिशिएंटली, विश्वासपूर्वक, है ना, और एफिशिएंसी के साथ पार्टिसिपेट करें नए पॉलिसी को ड्राफ्ट करने, नए पॉलिसी को निर्माण करने में, बनाने में और उसका क्रियान्वयन करने में। सो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैंने तो पिछली सरकार में मैं इस टाइप की पॉलिसीज़ बनाया था, ये जो नई सरकार आई है तो मेरी पॉलिसी बदल दी। आपकी पॉलिसी नहीं है, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। वो उस जो सत्ता में सरकार थी उस सरकार की पॉलिसी थी। अभी सत्ता में दूसरी सरकार है, अभी इसकी नीतियाँ, तो आप पहले वाली नीतियों से, आप पहली वाली सरकार के अंतर्गत पहली वाली नीतियां चला रहे थे, अब दूसरी सरकार है तो अब इनकी नीतियां चलाएंगे। आपको उन नीतियों के साथ इमोशनल अटैचमेंट या पॉलिटिकली अलाइंड होने की ज़रूरत नहीं है। एज ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सत्ता थी उसने जैसा बोला हम उस तरीके से कार्यान्वयन किए। अब नई पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता, क्योंकि जिम्मेदारी जनता के बीच में जो जिम्मेदारी है वो डायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता उनको चुनेगी, जनता उनको पैमाने पर देखेगी और वोट देगी, तो जनता का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो पावर है, जो अकाउंटेबिलिटी है, इज़ विद पॉलिटिकल अथॉरिटी। सो द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज़ एन एनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो जो भारतीय नौकरशाही का जो स्वरूप है वो बहुत ही जटिल है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। तो भारत में क्या है, ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, स्टेट सर्विसेज होते हैं, है ना, राज्य के स्तर पे सर्विसेज होते हैं। देन एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, जो निकाय सरकार है, स्थानीय सरकार है, उनके कर्मचारी होते हैं। एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ, बहुत सारे टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ होते हैं जो रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। हाँ, सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी लोक उपक्रम है उसको रन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जस्ट आपको यहाँ पे बता दूँ, ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नॉट फॉरेन सर्विस नहीं आती है, फॉरेस्ट सर्विस आती है। इन दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होता है, इसका एग्ज़ाम डिफरेंट होता है ना। So makers of our constitution were aware of the importance of non-partisan and professional bureaucracy। जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो अवेयर थे, उनको मालूम था, वो अवेयर थे अबाउट कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नॉन पार्टीशन एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और पार्टीशन नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी विशेष की तरफ से उसका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। They also wanted the members of civil services और bureaucracy to be impartially selected on the basis of merit। तो चाहते थे कि जो मेंबर हो, इस सिविल सर्विस के जो मेंबर्स हों वो कैसे चुने जाएं, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्पार्शियली सेलेक्टेड हो। ऑफकोर्स क्योंकि उनको नॉन पार्टीशन होना है और प्रोफेशनल होना है, तो उन्हें इम्पार्शियल सिलेक्शन हो और बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। तो नॉन पार्टीशन होने के लिए
नॉन पार्टीशन होने के लिए उनको इम्पार्शियली सेलेक्ट होना जरूरी था, और प्रोफेशनल होने के लिए उनको बेस्ड ऑन मेरिट होना जरूरी था। तो इन दोनों चीज़ों का उनको अवेयरनेस था। सो द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करेंगे और करना चाहते हैं, या सो द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हैज़ बीन इंटरेस्टेड, और उनको ऐसी जिम्मेदारी दी गई है विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उसकी नियुक्ति का कार्य, उसका रिक्रूटमेंट का कार्य यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दे रखा गया। सिमिलरली पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रोवाइडेड फॉर स्टेट ऑल्सो, एंड राज्य के स्तर पे भी पब्लिक सर्विस कमीशंस, पीएससीज, है ना, वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। सिमिलर यूपीएससी की तरह राज्यों के भी अपने पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, आयोग है। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर फिक्स टर्म। तो जो इसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर ए फिक्स टर्म। देयर रिमूवल और सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू ए थोरो इंक्वायरी मेड बाई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तक उनका रिमूवल, उनको तभी हटाया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है जब एक थोरो इंक्वायरी किया जाए बाई ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक थोरो इंक्वायरी के बाद ही उनको हटाएं और रिमूव या सस्पेंड किया जा सकता है। वाइल द एफिशिएंसी एंड मेरिट आर द नॉर्म्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, है ना, जो चुने जाने हैं उनका बेसिकली एफिशिएंसी और जो मेरिट है इनके बेसिस पर रिक्रूटमेंट होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शंस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। तो जो संविधान निर्माता है, हम आर्टिकल अगेन कमिंग बैक टू राइट टू इक्वालिटी, जो हमारे संविधान का जो हृदय में बसा हुआ है ना, फंडामेंटल राइट भी है। सो बेसिकली हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोच कर बनाया कि जबकि जो हमारे बनाए जाएंगे जो इनका रिक्रूटमेंट होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जब रिक्रूटमेंट होगा, तो ये एफिशिएंसी एंड मेरिट, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। ऑफ कोर्स ये हमारा यही मेन रीज़न है, एफिशिएंसी एंड मेरिट के तरीके से चुना जाए, बट साथ में संविधान ने ये भी सुनिश्चित किया है इंश्योर दैट कि समाज के सभी वर्गों का, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी हो, है, उनके पास भी अवसर हो ब्यूरोक्रेसी, जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी, सरकारी नौकरशाह का हिस्सा बनने का, जो सरकार के कमज़ोर वर्गों को भी ये अवसर पर मिले। तो ये हमारे संविधान ने इंश्योर किया, एंड इसी पर्पज़ के लिए, इस कमज़ोर वर्गों को भी अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन। तो संविधान ने रिजर्वेशन इन जॉब्स, है ना, सरकारी नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण का प्रावधान प्रदान किया है। एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस भी हमारे जो हमने पढ़ा है, राइट टू इक्वालिटी जो है समता का अधिकार के अनुसार है, ये हमारे एक फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग भी है। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशंस है ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर वीमेन, और बाद में ऐसा पाया गया कि अन्य कमज़ोर वर्ग भी हैं तो उनके लिए भी आरक्षण दिया गया, जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को आरक्षण दिया गया, और रिसेंटली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनको भी आरक्षण दिया गया। सो दीज प्रोविजंस एंश्योर दैट द ब्यूरोक्रेसी वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल इनइक्वालिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विस। तो इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा ना, मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल इनइक्वालिटी, और जो सामाजिक असमानताएं हैं वो रास्ते में नहीं आएंगे इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस। तो ब्यूरोक्रेसी मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जो सामाजिक असमानताएं हैं वो एक बाधा नहीं बनेगी, वो एक बीच में रोड़ा नहीं बनेगी, रास्ते में नहीं आएगी, जो सिविल सेवाओं में भर्ती के बीच में रोड़ा नहीं बनेगी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। तो सिविल सर्विसेज क्या होते हैं? ऑल इंडिया सर्विस, तीन तरह से हैं, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, एंड स्टेट सर्विसेज, प्रांतीय सेवाएं, है ना। सो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आता है, आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आता है, और एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी आता है। सॉरी माय मिस्टेक, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस आता है। सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है, और इसमें देखिए फॉरेन सर्विसेज में आता है ना, फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विस में आता है, फॉरेन सर्विस, कस्टम सर्विस, और भी अन्य बहुत सारी सेवाएं हैं, और ऑफ कोर्स प्रोविंशियल सिविल सर्विस में भी बहुत तरीके के डिफरेंट सिविल सर्विसेज हैं।
यहाँ सिर्फ 3 है ना, ऑल इंडिया सर्विस में सिर्फ 3 है अभी तक। सो पर्सन सेलेक्टेड बाय यूपीएससी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट्स। सो जो यूपीएससी के द्वारा आईएएस, इंडियन एंड आईपीएस चुने जाते हैं, वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी के जो हायर लेवल उच्च स्तर के जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है उसकी, है ना, ये आईएएस आईपीएस। सो यू मे नो दैट द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक जिले का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, एक जिले के स्तर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकारी है जिले का वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड डू यू नो दैट कलेक्टर एंड जनरली ये जो कलेक्टर होता है नॉर्मली ये आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। एंड दैट द ऑफिसर इज गवर्नड बाय द सर्विस कंडीशन लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो है चूंकि आईएएस ऑफिसर होते हैं तो ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चूंकि जिले में होते हैं और जिले के कलेक्टर होते हैं, बट ये जनरली गवर्न किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्न बाय सर्विस कंडीशन की जो सर्विस कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेके जाती है। सो एन आईएएस और आईपीएस इज असाइन टू ए पर्टिकुलर स्टेट। सो एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर होता है जो बेसिकली जो ऑल इंडिया सर्विस वाले ऑफिसर हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले ऑफिसर के लिए भी ये बात एप्लीकेबल है कि जो आईएएस आईपीएस ये फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी होते हैं, इनको एक स्टेट कैडर एलोकेट किया जाता है वेयर ही और सी वर्क्स अंडर। तो यहाँ पे वो एक राज्य के अंदर राज्य के देखरेख में काम करते हैं, अंदर जो सुपरविजन ऑफ एक स्टेट। तो आप जब एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो उस समय आपको एक स्टेट कैडर एलोकेट कर दिया जाता है और देन आप उसी स्टेट के सुपरविजन में आते हैं, आप आजीवन उसी स्टेट के ही काम करेंगे। देयर आर सम एक्सेप्शन, थोड़े बहुत उसके एक्सेप्शंस है, वो शायद इसका वो मैं कभी अलग से बता दूंगा, बट वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं। सो आप जिस स्टेट कैडर में हैं उसी स्टेट से जुड़े हुए काम करेंगे। हाउएवर बट एट द सेम टाइम जो आईएएस आईपीएस है आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आईएएस आईपीएस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टेट कैडर से डेपुटेशन पे आते हैं ना। यहाँ क्या कर रहा है कि जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होता है इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। दे कैन गो बैक इनटू द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दैम। सो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, डेपुटेशन पे काम करने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। तो जबकि वो किसी स्टेट कैडर को लोकेटेड हो गए, तो वो एक आईएएस आईपीएस को मिल गया कि सपोज दैट आप केरला कैडर के, तो आप केरला कैडर के, आपका सुपरविजन केरला स्टेट में है, आपका कार्य केरला स्टेट में है, लेकिन आपके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ये बहुत उनको पावरफुल बनाता है। दिस मीन्स दैट द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट आर अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो प्रशासनिक अधिकारी, इंपॉर्टेंट प्रशासनिक अधिकारी है राज्यों के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन, देखरेख और कंट्रोल के नियंत्रण में काम करते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम द आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द यूपीएससी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज लुक्ड आफ्टर बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आईएएस आईपीएस और जो अन्य अधिकारी जो यूपीएससी के द्वारा चुने जाते हैं, और भी यूपीएससी में और भी सर्विसेज आते हैं, तो ये इनके द्वारा जो चुने जाते हैं उनको छोड़कर स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो भी काम करते हैं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका भी बहुत योगदान होता है। तो जैसा कि हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, हम फेडरलिज्म जो है, संघवाद का जो चैप्टर हम उसमें पढ़ेंगे। दिस फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी स्ट्रेंथन्स द कंट्रोल ऑफ। सो इसमें क्या है कि हम आगे भी पढ़ने वाले, बट यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं कि जो चूंकि आईएएस आईपीएस का जो कंट्रोल सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहते हैं, तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ, ये स्ट्रेंथन करता है द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। तो राज्यों के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमांड है ना, कंट्रोल है, उसको मजबूत कर देता है, क्योंकि जो उनके जो ऑफिसर्स हैं, राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं, हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। द ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल। जो नौकरशाही वो माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हित या नीतियाँ जनता तक पहुँचती है। वेलफेयर पॉलिसीज
of the government must reach the people, but most often it is so powerful that people are afraid of approaching a government officer. But एक्चुअली इनका देखिए एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में नौकरशाह का एक कार्य क्या है कि वो सरकार की जो वेलफेयर पॉलिसी है, जो लोकहित की नीतियाँ हैं उनको जनता तक पहुँचाए. बट एक्चुअली ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, दे बिकम मोर पावरफुल. द जनता जो है इनके पास पहुँचने से डरती है, अफ्रोड ऑफ अप्रोचिंग अ गवर्नमेंट, और किसी सरकारी अफसर से मिलने के लिए, उनसे पहुँचने के लिए डरती है. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल दैट ब्यूरोक्रेसी इज इनसेंसिटिव टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन. तो ये एक आम अनुभव रहा है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती है. सो कॉमन एक्सपीरियंस दैट ब्यूरोक्रेसी इज एक्चुअली इनसेंसिटिव, वो संवेदनशील नहीं है टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन. लोगों के जो डिमांड है और जो उनकी उम्मीदें हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन के, उसके हिसाब से वो थोड़ा इनसेंसिटिव है. ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड. सो चूंकि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा इनसेंसिटिव है टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, तो अगर जहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, जहाँ पे लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार होगा और वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगी, जैसे कि हमारे देश में दे कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, तो जो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स है वो एक प्रभावी रूप से हैंडल कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स किसके अंडर कंट्रोल में, वो किसके कंट्रोल में, वो चुने हुए जनता की चुनी हुई सरकार के अंडर में. सो ऑन द अदर हैंड टू मच पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स, बट एट द सेम टाइम ये भी समझने वाले हैं कि जहाँ एक तरफ वो जनता के हित के लिए पॉलिटिशियंस जो है उनको कंट्रोल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, बट अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सो द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन टर्न्स द ब्यूरो में इंस्ट्रूमेंट्स इन द, तो ये पॉलिटिशियंस के हाथ में बस एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन. दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्रूटमेंट, ऐसा मेनी पीपल थिंक दैट देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी. सो जबकि उनका रिक्रूटमेंट जो है, जो संविधान में ही संविधान हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्रूटमेंट. संविधान ने एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सिस्टम बनाया है, एक मशीनरी बनाया है इनका रिक्रूटमेंट का. यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का संविधान में मेंशन है. तो ये रिक्रूटमेंट के लिए एक ऐसा उनको एक इंडिपेंडेंट रखा है, रिक्रूटमेंट को राजनीतिक रूप से इंडिपेंडेंट रखा है. बट ऐसा है, बहुत लोग सोचते हैं और ऐसा एक सच्चाई है कि एक देयर इज़ नो प्रोविज़न कि सिविल सर्वेंट के जो सिविल सर्वेंट के कार्यों में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको रोका जाना बहुत मुश्किल है, या लोगों का ऐसा मानना है कि देयर इज़ नो प्रोविजन, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है ना. सो इट इज़ ऑल्सो फेल्ड दैट एनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू दिस. और ये भी माना जाता है कि एनफ प्रोविजंस मतलब काम भर प्रोविजंस नहीं है, उतने प्रावधान नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह है, उसको जनता के प्रति एक अकाउंटेबल बनाया जाए. उसके सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं है हमारे संविधानिक नियमों में. देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट मेजर्स लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन मे मेक द ब्यूरोक्रेसी ए लिटिल मोर रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल. सो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये आशा है, एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है कि मेजर्स लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है, ये शायद हमारे ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा जनता के प्रति मोर रेस्पॉन्सिव, जनता के प्रति मोर संवेदनशील और उत्तरदायित्व बनाएगा. बट अभी इसका हम देखते हैं. ये दीज आर द स्टेप्स टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये स्टेप टुवर्ड्स इट, बट इसका फाइनल आउटकम क्या है थोड़े और समय में और अच्छे से उभर कर आएगा. तो ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, एग्जीक्यूटिव. ये आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था. इसमें आपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिमिलरली हमारे थोड़े बहुत मैंने टच किया स्टेट्स एंड गवर्नर्स, स्टेट में मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स का रोल क्या है, एंड देन ब्यूरोक्रेट्स जो मोस्ट ऑफ द जो आप लोग पढ़ना आगे बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में मैंने समझाया. नाउ हम आ जाते हैं निष्कर्ष पे. इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. सरकार की बहुत ही पावरफुल संस्था है ना मॉडर्न एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज ग्रेटर पावर कंपेयर टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो ग्रेटर पावर्स कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो सरकार के जो अन्य अंग है ना, उसकी अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा ही शक्तिशाली है. दिस जनरेट्स ए ग्रेटर नीड टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. तो इस कारण से एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक
प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक का नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट विथ फोरसाइट दैट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी पुट फर्मली अंडर रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल। सो जो हमारे संविधान निर्माताओं थे उनकी ये फोरसाइट थी, उनकी ये दूरदृष्टि थी कि जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है मस्ट बी पुट फर्मली, है ना, अंडर रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा जाए। इन्होंने बहुत फोरसाइट था हमारे संविधान में और उन्होंने ऐसा सोचा। जैसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाज चूजन, और इसी कारण से जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है भारत में, संसदीय कार्यपालिका का चूज़ किया गया, भारतीय चयन किया गया। पीरियोडिक इलेक्शंस, है ना, समय समय पे चुनाव। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ओवर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, जो उनके पावर के जो शक्तियों हैं उसके ऊपर जो संवैधानिक लिमिट्स लगाए गए। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, ये हैव इंश्योर्ड दैट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कैन नॉट बिकम ऑन रेस्पॉन्सिबल। तो इन्होंने इंश्योर किया है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो जनता के लिए अनरेस्पॉन्सिव वो ना बन जाए, है ना। तो वो उनको संवेदनशील बनाने का और रेस्पॉन्सिव बनाने का ये लोग काम इंश्योर किए। सो जो जब बार बार चुनाव होते हैं उनके पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशन है, और राजनीतिक जो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक राजनीति उसमें इन्वॉल्व होती है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल रखा है, तो इस हिसाब से उसको जनता के प्रति हम रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाए हैं। सो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत लोगों को, आप में से बहुतों को मुझे विश्वास है और पता है कि आप लोगों को, आप लोगों ने अपना भविष्य इसमें देखा होगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, मोस्ट ऑफ यू, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। जो आप अगर इसमें इस सिस्टम में बनना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर आप कोई और सेवा करना चाहते हैं और कुछ और बनना चाहते हैं, फॉर दैट ऑल्सो ऑल द बेस्ट इन लाइफ। जय हिंद, जय भारत।